मुद्दा में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज बात होगी चीन को सख्त संदेश की। चीन से एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने दो टूक अपना रुख साफ कर दिया है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी की मुलाकात हुई थी। बैठक के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को खरी खरी सुनाई। आपको बता दें कि मुलाकात में जहां भारत ने सीमा पर तनाव घटाने के साथ ही चीन की तरफ से नजर आ रही वायदा खिलाफी का मुद्दा भी उठाया, तो वहीं ये भी साफ कर दिया कि समाधान में हो रही देरी रिश्तों में खटास ही बढ़ा रही है। मंत्री जयशंकर ने वांग यी को बताया कि पैंगोंग लेक के दोनों किनारों पर से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने से बाकी बचे मुद्दों पर सहमति की तरफ बढ़ने का माहौल बना है। उम्मीद ये भी थी कि चीन भारत के साथ सहयोग करके हालात बेहतर करने की तरफ कदम बढ़ाएगा, लेकिन बाकी इलाकों में अभी भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। एस जयशंकर ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि फरवरी 2021 में बनी सहमति को उसके मुकाम तक ले जाया जाए और दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट को पूरा किया जाए, ताकि एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी अनसुलझे पड़े सवालों का हल मिल सके। भारत के सख्त संदेश के बाद चीन के तेवर थोड़े ढीले हुए हैं। चीन ने कहा कि हम उन मामलों का आपस में स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए तैयार है जिन्हें वार्ता के जरिए तुरंत सुलझाए जाने की जरूरत भी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बयान पोस्ट किया है। मंत्रालय के मुताबिक वांग यी ने कहा कि भारत और चीन के संबंध निचले स्तर पर बने हुए हैं, जबकि गलवान घाटी और पैंगोंग झील से सैनिकों की वापसी के बाद सीमा पर हालात आमतौर पर सुधर रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों के निचले स्तर पर होना किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन भारत संबंध एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए विकास के अवसर होने चाहिए। दोनों देश साझेदार हैं, वे प्रतिद्वंदी और दुश्मन नहीं हैं। हालांकि चीन ने अपने पुराने रुख को दोहराया और वह अपने देश से लगी भारत की सीमा पर स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। वांग यी ने द्विपक्षीय वार्ता के जरिए मुद्दों को हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतभेद दूर करने के लिए अनुकूल माहौल पैदा करना चाहिए। इसमें सैनिकों के पीछे हटने के कारण मिली उपलब्धियों को आगे बढ़ाना, दोनों पक्षों के बीच बनी सर्वसम्मति और समझौतों का सख्ती से पालन न करना, संवेदनशील विवादास्पद इलाकों का एक तरफा कदम उठाने से बचना और गलतफहमियों के कारण पैदा हुए हालात को फिर से पैदा होने से रोकना अहम है। बता दें कि चीन ने गलवान घाटी और पैंगोंग झील से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग जैसे टकराव के अन्य क्षेत्रों से बलों को हटाने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इन जगहों पर गतिरोध अब भी कायम है। इस बीच खबर यह भी है कि कोरोना काल में भारत और चीन के बीच एलएसी पर भले ही तनाव रहा हो, लेकिन इस दौरान बिजनेस पर जरा भी आंच नहीं आई है, बल्कि भारत और चीन के बीच व्यापार खूब फल फूल रहा है। इस साल के पहले 6 महीने और 5,748 करोड़ का डॉलर व्यापार हुआ। आपको बता दें कि सालाना आधार पर 62.7% अधिक है। सवाल यह है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वो भारत की मांग और उसकी चिंताओं को समझेगा? क्या चीन मॉस्को में बनी सहमति पर आगे बढ़ेगा? बाकी इलाकों से भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कब पूरी होगी? सवाल यह भी है कि क्या व्यापार के मोर्चों पर चीन को घेरा जा सकता है? करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुद्दा। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक वोरा जी हमारे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट है। बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा दीपक जी आपसे ही है, किस तरह से सर इसे देखते हैं? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है क्या? शरीक होने का, आपसे सीखने का और जनरल सहवाग से सीखने का, ये मेरी खुशकिस्मती है। आपने ये सवाल जो उठाया है ना, क्या चीन पे भरोसा किया जा सकता है, मैं जवाब देता हूँ। चंद्रमा तो आप देखती हैं, क्या वो हरे रंग के चीज का बना हुआ है क्या? इज द मून मेड ऑफ ग्रीन और ब्लू चीज?
उन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक इतिहास है कम्युनिस्ट चाइना का, जितनी उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं उन्होंने तोड़ी हैं। कुछ लोगों का ये विश्वास है कि चीन इतनी भयंकर शक्ति है कि उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप देख रही हैं किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है चीन पर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और चीन बौखला गया है। इसीलिए आपको कह रहा है अपनी वेबसाइट्स पे जो उसने डाला है और जो कर रहे हैं कि हमारी दुश्मनी भारत के साथ नहीं है। मैं याद करा दूं कि पिछले साल जब घाटी में बातचीत हुई थी उस समय इन्होंने कहा था हमारा दुश्मन भारत है और हम जाके उसे सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि चीन अपने आप को अच्छा टीचर समझता है। अपने आप तो कभी सबक सीखता नहीं है, उससे सीखता है। अब जो मिलिट्री की बात है मैम, आपने जिक्र किया यहाँ से पीछे चले गए वहां से पीछे नहीं गए। मैं आपको बता दूंगा कि चीन बुली करना चाहता है, डराना चाहता है अपने पड़ोसियों को, क्योंकि चीन का साइज बहुत बड़ा है। मैं जब स्कूल में था तो हमारे पास भी एक बुली था, हम सबको अकेले अकेले में पकड़ के पीटता था। एक दिन हम इकट्ठे हुए और 8-10 ने उसको ठोका, उसके बाद कभी भी उसने हमला करने की कोशिश नहीं की। ये जो गालवान घाटी में चीन ने किया था पिछले साल, इसको फुटबॉल में कहते हैं सेल्फ गोल। अपने गोल में उसने फुटबॉल फेंक दिया है और वियतनाम में 41 पहले जो उसने किया था ये उसके बाद दूसरी बार किया है। हाँ, उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट है, पैसा है, लेकिन जो आम चीनी सैनिक है मैम, उसके पास वो नहीं है, वो नहीं है, काबिलियत नहीं है, हमारे लड़कों के पास है। मैं एक ऐसे आता हूँ 1962 की लड़के के हम लोग यतीम हुए थे, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जनरल साहब हैं ये जो हमारे आज आप देंगे, तो अगर संक्षिप्त कह दूं, आपने जो पूछा है कि चीन पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है वोरा साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे जानना चाहेंगे मेजर जनरल अश्विनी जी, जरा सा ये समझाइए हमें, क्योंकि हमेशा चीन पर वादा खिलाफी का आरोप लगता रहा है। क्या चीन मॉस्को में बनी सहमति पर आगे बढ़ेगा? क्या उम्मीद जताई जा सकती है? बिल्कुल नेहा, जैसे ही अभी एम्बेसडर साहब ने बताया, मैं काफी सहमत हूँ एम्बेसडर साहब से, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि चीन जो कहता है और करता है उसमें बड़ा फर्क। और अभी आप लद्दाख की बात करें तो भारत ने 2 टूट शब्दों में हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने वांग ई जो उनके फॉरेन मिनिस्टर बता दिया कि बायलैटरल रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं होती। तो ये अभी समझ आना चाहिए चीन को, चाहे भारत का ट्रेड है या भारत ने जो ऐप बैन किए थे या बाकी कार्रवाई नहीं ठीक होगी जब तक आप हमारे साथ रिलेशन इंप्रूव नहीं करते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में रिलेशन तभी इंप्रूव हो सकते हैं जब आप यथास्थिति अप्रैल 2020 की करें। अगर आप ध्यान रखें, पीछे जाएं कि 11 कोर कमांडर की बातचीत हो चुकी है और 3 फ्रिक्शन पॉइंट थे। एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी, जो कि पहले फेज में नॉर्थ और साउथ ऑफ पेंगेंगसो के डिसएंगेजमेंट होनी थी। चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 8, भारत ने क्लास रेंज को वकेट करना था और वो किया। मगर जो फेज 2 के और फेज 3 के बीच में बातचीत होनी थी, जिसमें गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग, उसके बारे में चीन बिल्कुल मुकर गया और चीन ढीली ढाली कर रहा है और चीन बहुत सीरियस नहीं है। उसकी वजह बहुत 2-3 है। एक तो जो क्लास रेंज थी वो हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड था, एक गेम चेंजर था, क्योंकि जो हमने 29-30 अगस्त को कब्जा किया था, एक सबसे अच्छा वर्ल्ड के अंदर लास्ट डिकेड में ऑफेंसिव मैन्यूवर लेके हमने लिया था। मगर हमने उस ट्रम्प कार्ड को जल्दी इस्तेमाल कर लिया और ये भरोसा किया कि चीन बाकी फ्रिक्शन पॉइंट से भी जाएगा। मगर जब क्लास रेंज को हमने वेकेट कर दिया, अब हमारे पास कोई लीवरेज नहीं रहेगा। इसीलिए ये चीन ढीली ढाली कर रहा है। स्पेशली डेप्सांग से मुझे लगता नहीं कि चीन वापस जाएगा। उसकी 2-3 वजह हैं, क्योंकि चीन समझता है कि वो डेप्सांग में 10 से 12 किलोमीटर आने से उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है एक्साइचिन में भी, और जो उसका वेस्टर्न हाईवे सिंजांग से लाता जाता है। सेकेंड, वो वहां से डायरेक्टली
आपके नुब्रा वैली और सियाचिन ग्लेशियर में जा सकता है और उसको थ्रेटन कर सकता है। और तीसरा, वो एक ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान और चीन का कोलूजन हो सकता है। ईस्ट से चीन, सियाचिन से, और वेस्ट गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान, और आपका नुब्रा वैली और सियाचिन को एक प्रकार सैंडविच कर सकता है। ऐसे में वो नहीं चाहेगा कि वो वापस जाए दैप्सांग से, और ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दैप्सांग से वापस नहीं जाता तो भारत को बड़ा नुकसान है। भारत चाहता है कि वो हरदम चीन ने ये सोचा है कि दैप्सांग के प्लेन में कि दौलत बेग ओल्डी में भारत जो है उसका पलड़ा भारी है। जब से दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड बढ़ा ली है, उनको लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी भारत कुछ कर सकता है, काराकोरम पास पे भी, और कुछ न कुछ सिंजांग लासा जो है आपका हाईवे पे। मगर भारत बड़ा क्लियर है। भारत ने यह बताया है कि आप यथास्थिति अप्रैल 2020 से 20 करें, हम तब तक तैयार नहीं है बातचीत करने के लिए आगे। और ऐसे में मुझे लगता है कि अभी प्रेशर है चीन के ऊपर। बिल्कुल, चीन के ऊपर प्रेशर है, लेकिन सर वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर जो बैठक हुई है, जो एक ये कहा जा सकता है जब आमने सामने चीन और भारत है, तब ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से कि हम तो मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, चीन और भारत एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वोरा साहब, दरअसल मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये समझाने की कोशिश करिए कि एक तरफ ये कहा जाता है कि हम तो जी दुश्मन नहीं है, हम तो दोस्त है और दोस्ती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वार्ता होती है तो समस्या का समाधान नहीं होता। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार ये वार्ता हो चुकी है, एक बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश की जा चुकी है, लेकिन नहीं निकलता। सर, कहां पर खामी, कहां पर कमियां आप देखते हैं कि कोशिश दोनों तरफ से की जाती है लेकिन रास्ता नहीं निकलता? ने जो अभी ये कहा है कोशिश दोनों तरफ से की जाती है, शायद मैं और जनरल साहब इससे सहमत नहीं है, क्योंकि चीन का एक नारा है, मैम अंग्रेजी में उसे कहते हैं माई वे और द हाई वे, यानी अगर मुझसे सहमत नहीं हो तो मुझसे बात मत करिएगा। आपको याद है जब डोकलाम में 3 साल पहले, जनरल साहब आपको याद होगा जब कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, पहले उनकी आंख नीचे हुई, वो पीछे हट गए, लेकिन उसके बावजूद कहते रहे हम भारत को सबक सिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये हमारी जमीन है, हमारी धरती है। वो तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पे काबू करना चाहते हैं। चीन की समस्या ये है मैम, एंड आई एम सेइंग दिस टू यू, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, मैंने तो बातचीत वार्तालाप किया है उनके साथ ड्यूरिंग माई करियर डिप्लोमेसी में। वो लोग निर्णय नहीं ले सकते। अगर आप समय पूछेंगे कि क्या टाइम है अभी, पहले वो बीजिंग को टेलीग्राम भेजेगा और फिर पूछेगा भाई बता दूं इसको क्या दिन का समय है कि नहीं। सारे क्षमा कीजिए निर्णय लिए जाते हैं बीजिंग में। एक वहां पे एक इंसान है, उसका नाम शी पिंगपोंग है, वो सारे निर्णय लेता है। हमारे गालवान में आपको याद होगा 20 नौजवान शहीद हुए थे, 20 जवान हमारे, एक कर्नल साहब भी, हमने तुरंत स्वीकार किया। उसको 8 महीने लगे ये झूठ बोलने में कि मेरे 4 सैनिक वहां पर शहीद हुए थे। 8 महीने, क्योंकि पिंगपोंग के पास टाइम नहीं था फाइल देखने का। कैसे भरोसा कर सकते हैं आप ऐसे लोगों पर? डरा क्यों हुआ है? उसके 19 पड़ोसी हैं इंडो पैसिफिक नेबरहुड में, सबके साथ क्षमा कीजिए, उसकी समस्या है टेरिटरी पे, बॉर्डर्स पे। ये क्या देश है जो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं सबको डरा धमका सकता हूँ, झूठ बोल के करेगा। जनरल सिवाच आपको याद होगा कि पिछले साल एक रिटायरिंग चाइनीज जनरल ने ये लिखा था कि मुझे यही अफसोस है कि मैं जंग में नहीं लड़ पाया रिटायर होने से पहले, यानी जंग लड़ना मुझे आता नहीं। जी। सर हम लोगों को आता है, भूल जाइए कि मैं फौजी परिवार से संबंध रखता हूँ। इतना कहना चाहता हूँ, मैंने अपने फौजियों को परखा है, लद्दाख तो मेरा इलाका है, विशेष सलाहकार मैं जानता हूँ। आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि हमारे लोगों को मालूम है पहाड़ों में कैसे लड़ा जाता है। आप प्रोफेशनल आर्मी है, चीन की कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, उनको जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाता है। और फाइनली मैं एक चीज बता देता हूँ साहब कि पिछले साल उनकी जो, इसी साल भले उनकी जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसका जो चीनी वर्जन है अंकी शिबा, उसमें क्या लिखा था कि हमारे जो नौजवान लड़के हैं चीन के, अब वो औरतें बन गई हैं, चूड़ियां पहन के घर में बैठे हैं, लड़ना नहीं आता। और बोले कि 8 और 12 साल के बीच के जो बच्चे हैं अब उन सबको मिलिट्री स्कूल में भेजा जाए ताकि वो लड़ना सीखे, और फिल्म और टेलीविजन और मीडिया पर ऐसा दिखाया जाए मैस्कुलिन सोल्जर्स, यानी सब उनमें से दबंग बनना चाहते हैं, रैम्बो बनना चाहते हैं। ये तो हालत है उस देश की। मुझे गुस्सा नहीं मैम,
उन पे तरस आता है। बिल्कुल, क्योंकि वो जानना चाहूंगी कि दरअसल मुझे ये बताइए कि क्या व्यापार के मोर्चे पर चीन को घेरा जा सकता है क्या, और क्या वाकई आपको लगता है कि अगर ऐसा किया जाता है, ये कदम उठाया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया, इससे पहले हमने देखा कि आयात निर्यात पर रोक लगा दिया गया, चीन से सामान नहीं खरीदेंगे, तमाम तरह की बातें यहाँ पर की जाती है, लेकिन क्या चीन को फर्क पड़ा? देखो, फर्क पड़ेगा नेहा। देखो, एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ भारत को जाना पड़ेगा और चीन को फर्क पड़ेगा। देखो, अगर एक बात तो चीन को समझ आ गई है कि भारत जो है एक बदला हुआ भारत है, ये 2020 और 21 का भारत है, ये इसको लद्दाख के अंदर भी समझ आ गया। तो अगर आप देखोगे कि जो अभी इसने डिसंगेजमेंट नहीं किया और ये रूडोक के अंदर अपनी पावर को बढ़ा रहा है, भारत ने भी पावर बढ़ा ली और भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है और बिल्कुल तैयार है। भारत की जो एयर शक्ति है उसका एक एज है एयरफोर्स के ऊपर, चीन की एयरफोर्स के ऊपर। वो क्योंकि हमारे पास रफेल भी हैं, सुखोई 30 MKI है, मिराज है, MiG-29 है, जगूर है, अपाचे अटैक एक्ट है। और इसी प्रकार हमारी जो नेवी है वो एक कटिंग एज है, आपका इंडियन ओशन में मलक्का स्टेट में इसको ब्लॉक कर सकती है। तो ये तो है एक प्रकार जो हमारी सेना शक्ति है उसमें बहुत प्रभाव है और हम एक प्रकार से चीन को मात दे सकते हैं, क्योंकि चीन 1989 जो कि 1979 जो वियतनाम के लड़ने के बाद कहीं लड़ा नहीं और वहां भी एक छोटे देश से मुंह की खानी पड़ी थी। अभी बात आई कि क्या किया जाए, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, मल्टी प्रोंग है, एक तो हम अपने बिल्कुल तैयार हैं, बॉर्डर पे आंखों में आके डाल के देख रहे हैं चीन को, और दूसरा है कि हम एक जो क्वाड का हिस्सा बने हैं वो एक बहुत काबिल तारीफ है। उसके कारण उसको काफी प्रेशर आया है, क्योंकि आपको पता है इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार से वो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में एक प्रकार से प्रॉब्लम है दूसरों के लिए, मलेशिया, फिलीपींस, आपका लाओस, बुर्नई और कहीं ना कहीं ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ सन काकू आइलैंड, और इंडो पैसिफिक में जो दादागिरी करना चाह रहा है उसके अगेंस्ट जो हमने क्वाड बनाया है, जिसके अंदर अमेरिका भी है, जिसके अंदर भारत है और ऑस्ट्रेलिया और जापान है, उससे चीन काफी डरा हुआ है और बार बार क्वाड का नाम लेता है, क्योंकि ये इसके 3 प्रिंसिपल हैं: फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग स्मॉलर आइलैंड नेशन। वो एक दर्शाता है कि चीन को कि वो उसके अगेंस्ट है। और इसी प्रकार से जो इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में जो जमावड़ा भारत की नेवी ने बढ़ाया है, वो भी कहीं ना कहीं चीन को डर लगता है, क्योंकि उसका 70 से 80% जो ट्रेड है वो मलक्का स्टेट से जाता है, जो भारत की नेवी के अंदर काबिलियत है उसको ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे में भी उसको डर है। तो मेरा मतलब यह है, अगर चीन को दबाना है तो आपको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। आपको अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने जो दोस्त है उनके साथ भी चलना पड़ेगा, क्वाड जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेहतर रणनीति के साथ चलना पड़ेगा। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोरा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सर ये कहा गया कि चीन जो तनाव स्थिति बनी हुई है बॉर्डर पर, LAC पर, उसके लिए चीन जिम्मेदार नहीं है। हमने देखा है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि हम तो जी वार्ता करने के लिए तैयार है, वार्ता होती है लेकिन समाधान नहीं निकलता है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हम अगर चीन पर हालात खराब है, अगर LAC पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है तो उसके लिए चीन जिम्मेदार नहीं है। सर, इस बयान के हम क्या मायने निकाले? वोरा साहब, इसके मायने बड़े साफ है मैम। हमला हमने नहीं किया था, हर बार जो जंग हुआ है हमला उन्होंने किया है। आपने अभी पूछा कि उनके ऊपर इकोनॉमिक दबाव जो डाला गया है उसका असर क्यों नहीं पड़ा। 30 साल से हमारा विवाद था उनके साथ, शादी 30 साल 35 साल की थी, तो जो तलाक है वो एक दिन में नहीं होता। चीन के ऊपर दबाव इस समय पड़ रहा है मैम, डिप्लोमेटिकली वो टोटली पूरी तरह से आइसोलेटेड है। दूसरा, मिलिटरीली हमने उनको बता दिया है कि अब की जो 1962 में हमने सबक सीखा था, हमने अच्छी तरह से सीखा है कि हमने अब अपने अध्यापक को मात दे दी है। और तीसरा जो हम उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं मैम, वो इकोनॉमिक प्रेशर है। आपने ऐप्स की बात की, और अभी जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं संबंध रखता हूं, मेरे जो मित्र हैं पूरी दुनिया में, अभी मुझे ये खबर मिली है कि US सेनेट ने ये बिल को पास कर दिया, राष्ट्रपति उसको साइन करके कानून बनाएंगे कि चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से कोई भी इंपोर्ट नहीं होगा। इसका मतलब है, क्योंकि शिनजियांग बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है चाइना का, जहां पर उइगुर मुसलमान लोग रहते हैं, चाइना ने सोचा था कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करके जेनरोसिटी से मैं उनकी लॉयल्टी खरीद सकता हूं। तिब्बत में भी वो किया था, नहीं हुआ है।
चीन पे दबाव बराबर बढ़ता जा रहा है। आप इसको देखेंगी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक। और दूसरी चीज बड़ी मजेदार मैम, अभी यस्टरडे ये अमेरिकी सरकार ने ये फैसला किया है कि $2 बिलियन रहेंगे। वो जो उनकी टेलीकॉम कंपनीज है उनसे कहेंगे कि जो चीनी कंपनियों ने चीनी कंपनी से जो आपने माल खरीदा है और अपने टेलीकॉम नेटवर्क में लगाया जाए, उसे फाड़ के निकाल के फेंक दे, हम आपको पैसे देंगे, लोकल खरीदिए या सुन लीजिए, मुझे बताया गया है या भारतीय सामान खरीदेगा। सुनिए मैम, इसके बारे में कितना भरोसा है दुनिया को हम पर। चीन को किसी को उस पर भरोसा नहीं है। अभी जो प्यू सर्वे किया गया था अभी कुछ महीने पहले, उन्होंने कहा कि 80% लोग विकसित देशों में कहते हैं चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस व्यक्ति की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इनके विदेश मंत्री, इसको तो बात करने की तमीज नहीं है, गाली गलौज पे उतर आते हैं जब कोई इनकी बात सुनता नहीं है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ इनके कितने अच्छे संबंध थे जब तक इनको ऑस्ट्रेलिया से माल मिल रहा था। फिर जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा ये वायरस आई है, कैसे आई है, तो क्या बोले अंग्रेजी में, आप तो च्युइंगम हैं जो चीन के जूते पे फंसे हुए हैं, आप तो सफेद गंदगी हैं एशिया की। ऐसी बातें की जाती हैं। ये देश को मैं कहता हूं मैम, इनका भेजा फिर गया है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। मेजर जनरल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एस जयशंकर ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि फरवरी 2021 में बनी सहमति को उसके मुकाम तक ले जाया जाए और दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट को पूरा किया जाए, ताकि एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी अनसुलझे पड़े सवालों का हल मिल सके। सर, ऐसे भी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी होगी? और देखो नेहा, डिसएंगेजमेंट की प्रतिक्रिया तो जब भी पूरी हो सकती है जब चीन सिंसियर है, दोनों तरफ से सिंसियरिटी होनी चाहिए। भारत तो चाहता है कि डिसएंगेजमेंट हो, मगर चीन जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से दूसरी टाइप सिचुएशन बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो डिसएंगेज हो, जैसे मैंने पहले बताया गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग से। तो ये एक उसकी डिले टैक्टिक्स है। अगर आप देखो कि भारत और जो चीन का बॉर्डर जो है 17 देशों से उसकी डिस्प्यूट है, 14 देशों से उसके लाइन बॉर्डर है, और 14 देशों में से उसने बाय एंड लार्ज 12 देशों से कुछ न कुछ बॉर्डर का समझौता किया, पर भारत और भूटान के साथ नहीं, क्योंकि वो चाहता है भारत के साथ ये बॉर्डर डिस्प्यूट लगी रहे, जिससे वो इनडायरेक्टली प्रेशर डालता रहे। मगर अभी बदला हुआ भारत है, अब वो बात नहीं रही। भारत अभी एकदम बिल्कुल तैयार है और चुनौती दे सकता है चीन को, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। और जैसे मैंने बताया था, उसका जो कटिंग एज है भारत की वायु शक्ति और नेवल पावर। अभी आपने बताया कि क्या ये डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई आगे सक्सेसफुल होगी, ये इसके चांसेस मैंने बताया बड़े कम हैं, क्योंकि चीन सिंसियर नहीं है डेप्सांग से वापस जाने के लिए, क्योंकि उसको वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल रही है। वो चाहता है कि भारत जो उसके जो एक्साइटेड या सिंगजांग लासा या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे कुछ ना करे, तो वो उसको भी डर है। मगर वो मुझे नहीं लगता डेप्सांग से पीछे जाएगा। गोगरा, हॉट स्प्रिंग से हो सकता है वो मान जाए, और डिसएंगेजमेंट की प्रतिक्रिया अगले जो कोर कमांडर मीटिंग होगी उसमें शायद दोबारा बातचीत होगी। मगर मुझे लगता है कि इसकी सिंसियरिटी बड़ी कम है। और मैं जो पहले बात कर रहे थे हम कि हमको चीन को एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी से घेरना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट और उसके बाद क्वाड भी करो, आप इकोनॉमिकली भी हार्ड करो। जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे, सिंगजांग प्रोविंस से अभी अमेरिका के जो बाइडेन ने साइन कर दिया है कि वहां से कोई सामान निर्यात नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन कैंप है, फोर्स लेबर है। ये सच्चाई है कि आज चीन को फोर्स करो, चीन को दिखाओ। ये जो सप्लाई चेन जो चीन में थी, आज वो शिफ्ट हो रही है, वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में जा रही है, वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत में जा रही है। इसको बरतना पड़ेगा। जो इसने वुहान में वायरस फैलाया पूरे वर्ल्ड में, अभी दुनिया चुप नहीं है। चलिए, एक के बाद एक कदम भारत की तरफ से भी उठाए गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दुशांबे में एस जयशंकर ने चीन को खरी खरी सुनाई है, इसका कितना प्रभाव उस पर पड़ेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।